नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज हम बात करेंगे इज़राइल और अमेरिका के संबंधों के बारे में। इज़राइल की इस समय गाज़ा में जो जंग चल रही है, उसमें उसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पूरी तरीके से हमास को वहाँ से निकाल बाहर करेगा, खत्म कर देगा, विनाश कर देगा। और चाहे उसमें कितनी ही कैज़ुअल्टी हो या जो भी हो, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक कह दिया है अपोज़िशन वालों ने कि ये बिल्कुल अपार्थाइड प्रैक्टिस है, जेनोसाइडल वॉर है और इस तरह की बहुत से उसके ऊपर इल्ज़ाम भी हैं। मगर हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की सपोर्ट इज़राइल को लगातार बढ़ती हुई है। हालाँकि पूरी दुनिया में, अमेरिका के अंदर, यूरोप में भी बहुत डेमोंस्ट्रेशंस हो रहे हैं इसको लेके। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग निकल-निकल के आ रहे हैं, मगर उसके बाद भी अमेरिका की सपोर्ट बनी है। अमेरिका में ये नहीं बल्कि बाइपार्टिज़न सपोर्ट है। बाइपार्टिज़न सपोर्ट के मतलब ये होते हैं कि वहाँ पे जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सेनेट में या कांग्रेस में, उनकी खुल के इसको सपोर्ट है, जिस तरह के रेज़ोल्यूशन अभी पास हुए हैं। और अमेरिका जो है वो सीज़फायर के भी पक्ष में नहीं है, वो केवल इतना कहता है कि पॉज़ यानी कुछ समय के लिए आप रोक दीजिए ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ पे सामान आ सके रफ़ा बॉर्डर से। इससे ज़्यादा की बात वो नहीं करता। और फिर ये भी है कि इज़राइल जो है सवाल इस बात का होता है कि इतनी सपोर्ट क्यों है इज़राइल को? इकोनॉमिक सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट अ, हर तरह की सपोर्ट जो संभव हो सकती है वो इज़राइल को अ अ पश्चिमी देश अमेरिका समेत सब उसको मुहैया कराते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इज़राइल जो है वो उनके जो हित हैं अमेरिका के या पश्चिमी देशों को इस क्षेत्र में जहाँ के ऊपर तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं और दूसरे भी बहुत से मिनरल्स हैं, वहाँ पे होते हैं, उनकी वो हिफ़ाज़त करता है, उनको और अमेरिकन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करता है। ये सबसे बड़ा कारण है। अब ये देखना है कि अमेरिकन हित है क्या? अमेरिकन हित बेसिकली जो है, वो है तेल। अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते ये हैं कि तेल की सप्लाई लगातार बनी रहनी चाहिए उनके क्षेत्र में और तेल के दाम भी वही डिसाइड करना चाहिए उनको, यानी उनकी ऑयल कंपनीज़ को, ना कि वहाँ के जो लोग हैं उनको या कंपनीज़ जो वहाँ की सरकार है उसको। और इसी वजह से वो जो है वो ओपेक कार्टेल के सख्त खिलाफ है कि वो उसमें बार-बार जो है ना प्रोडक्शन कंट्रोल करके तेल के दाम बढ़ाता है या घटाता है, उसके भी वो पक्ष में नहीं। वो चाहते हैं कि मार्केट के हिसाब से हो, मार्केट जो है वो कंट्रोल करना चाहिए ऑयल कंपनीज़ को, उनको देखना चाहिए। अब ये है कि इसको थ्रेट कहाँ से आता है इस पूरे ऑयल की सप्लाई को? पहले आता था अरब नेशनलिज़्म से, जो वहाँ पे थी, नासिर अ, सद्दाम हुसैन, लीबिया में कर्नल गद्दाफ़ी, सीरिया में बशर अल-असद की इस समय जो सरकार है, इससे पहले उनके पिता यानी बाथ पार्टी, तो इस तरह के और बहुत सी जगहों पे अल्जीरिया में भी नेशनलिस्ट हैं और दूसरी जगहों पे भी हैं। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत पावरफुल था, इसका मानना ये था कि तेल जो है वो साझा विरासत है, सबको इस पे डेवलपमेंट के काम में आनी चाहिए अरब वर्ल्ड के, ना कि अमेरिका के कम को मुनाफ़ा इससे मिलना चाहिए, यानी तेल नेशनलाइज़ होना चाहिए, उस पे कंट्रोल होना चाहिए। ये मूवमेंट बहुत पावरफुल था, इसके चलते हुए अरबों को तेल की जो कंपनीज़ थी, जो अमेरिका ने बनाई थी, जैसे कि अरामको अमेरिकन ऑयल कंपनी थी शुरू में, बिल्कुल अमेरिका अरब, उसको नेशनलाइज़ करना पड़ा, फिर इराक में भी नेशनलाइज़ हो गया, लीबिया ने भी किया और ईरान ने उससे पहले कर लिया था 50s में। इस तरह सबने बारी-बारी ईरान के में भी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, मुसद्दिक की जिसने ये नेशनलाइज़ किया था। सबको करना पड़ा, तो नेशनलिज़्म एक खतरा था, वो अब खत्म हो गया है। इज़राइल की बदौलत वो भी खत्म हुआ। जो 1967 की अरब-इज़राइली वॉर थी, उसमें नेशनलिज़्म पराजित हुए, इज़राइल की विजय हुई, इज़राइल ने उनका पूरा इज़राइल पूरा वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप और
ईस्ट जेरूसलम जो कि पैलेस्टाइनियन टेरिटरीज थी उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, यानी पूरे पैलेस्टाइन पे। यही नहीं बल्कि उसने सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का उस पे भी कर लिया, और सीरिया की जो वो थी गोलान हाइट्स उस पे भी कब्जा कर लिया। और इसके कब्जे की वजह से नासिर कमजोर हो गए और धीरे धीरे अरब नेशनलिज्म का डिक्लाइन हुआ और इस्लामिज्म का जोर हुआ अरब वर्ल्ड में, यानी सऊदी अरबिया का राइज यहाँ से शुरू होता है 70 के दशक से आगे देखा जाए 70s में। सऊदी अरबिया में जो थी कंजर्वेटिव इस्लामिक हुकूमत जो कि प्रो अमेरिकन है, वही नहीं बल्कि उस खाड़ी क्षेत्र के जो सभी देश हैं वो प्रो अमेरिकन, चाहे 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 वो कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, या इसके अलावा सऊदी अरेबिया तो है ही। ये सभी देश जो हैं इनके अरब से एक अंडरस्टैंडिंग है, संधि है, जिसको कहते हैं ऑयल फॉर सिक्योरिटी, यानी ये सस्ता तेल अमेरिका को देंगे, अमेरिका इसके बदले में उनको सिक्योरिटी प्रदान करेगा। और उसने की भी। जब कुवैत के ऊपर सद्दाम हुसैन का कब्जा हुआ तुरंत उसने फौजें भेजी। सद्दाम हुसैन एक गल्फ वार हुई पहली, जिसमें सद्दाम हुसैन को वहां से निकलना पड़ा, और तब से अमेरिकन फोर्सेज वहां पे पड़ी भी हैं और उनको करते हैं। दूसरा खतरा इनको से पहले जो आया था वो आया था ईरान से। जब ईरान में रजा शाह पहलवी जो वहाँ के बादशाह थे, राजा थे, उनका तख्ता वहाँ की अयतुल्ला खुमैनी वहाँ के लीडरशिप में वहाँ पे एक बड़ा चेंज आया, और वहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक उन्हीं ने बाद में बनाई, जो राजशाही थी उसको खत्म करके। और वहाँ पे उन्हीं ने ये जो हुकूमत बनी इस्लामिक, ये पूरी तरीके से खुल के अमेरिका और इजराइली पॉलिसी जो उस क्षेत्र में उसके खिलाफ अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करना, ये कमिटेड है कि, और इनकी सपोर्ट बेस भी इन्हीं ने धीरे धीरे वहाँ पे अपना बना लिया। ये दूसरा खतरा था। गौरतलब ये है कि अमेरिका जो है इस पूरे क्षेत्र को पश्चिम एशिया के 3 देशों के मदद से कंट्रोल करता था। एक तो था इजिप्ट, एक था इज़राइल पहले, फिर उसके बाद दूसरा देश जो था वो टर्की, और तीसरा देश जो था वो ईरान। गौरतलब बात ये कि ये तीनों नॉन अरब देश थे, वो अरबों पे भरोसा ही नहीं करता था। जब लेकिन ईरान में तख्ता बदल गया तो उसने सऊदी अरबिया ने बहुत कोशिश की कि उसको वो रोल मिल जाए जो ईरान के पास था, लेकिन उन्हीं ने उसको नहीं दिया, बल्कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्वयं वहाँ पे आएंगे, यानी अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे आएंगी। सेंट्रल कमांड बनाई गई। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर जो है वो कतर में बना, और उसके अलावा फिर एयरफोर्स का हेडक्वार्टर वहाँ पे बना, और ग्राउंड फ्लोर्स उनकी वहाँ पे आ गई बहरीन में। इस तरह से एक बड़ा इजराइल का इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहता है हमेशा। इजराइल जो है वो अब उसके बदलते हुए कोल्ड वॉर जब खत्म हुई तो उन्होंने एक नया रूल अडॉप्ट कर लिया कि इस्लामिक आतंकवाद, यानी जो आतंकवाद वहां फैला था उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़े। जो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो इसराइल का है। उसके पक्ष में उसको काफी पैसा भी मिलता है, हर साल अमेरिकन उसको देते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग पूरे क्षेत्र की वॉर की इस तरह की सारी चीजें वही करता है। और दूसरी बात ये कि इस पीरियड के अंदर ईरान का एक बड़ा रोल हो गया ईरान के ऊपर, जबकि अमेरिका ने सारे सैंक्शंस लगा दिए, बहुत रिगरस सैंक्शन, ईरान को जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है उससे भी बाहर कर दिया। ईरान के ऊपर मिलिट्री हर तरह के सैकड़ों सैंक्शन है, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कहीं सैंक्शन है तो वहाँ, उसके बाद अब रशिया पे भी बहुत है, और इससे पहले जो थे नॉर्थ कोरिया, ये मोस्ट सैंक्शन नेशंस है। और यहाँ पे उसने ईरान ने मगर इस बीच में सैंक्शन के बावजूद काफी तरक्की कर ली, एक शक्तिशाली देश के रूप में भी इमर्ज हो गया, मिलिट्रीली बहुत बड़ी पावर बन गई। ड्रोन टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद मिसाइल प्रोग्राम, और इस तरह के बहुत से उसने डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसको वो कहते हैं कि पीसफुल है। इसराइल का मानना ये है कि वो, इसराइल और पश्चिमी देशों का मानना ये है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनका स्पेस प्रोग्राम भी काफी थ्राइव है, मेडिकल फील्ड में भी उन्होंने काफी अच्छे
काम कर लिया है। फिर काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस अ अ, और मेडिसिन के इंस्टीट्यूशंस उन्हीं ने मेडिकल और अस्पताल वहाँ पे खोले हैं। फिर उसके अलावा यही नहीं, बल्कि बहुत सी फील्ड्स में वो आ गया और उनकी पॉलिसी जो थी सेल्फ रिलायंस। उसके साथ-साथ उसने ये भी किया कि अपने सहयोगी ग्रुप भी खड़े कर दिए। जैसे हिज़्बुल्लाह में जो कि पुराना मिलिटेंट ग्रुप था, पहले अमल थी वहाँ पे, फिर उसके बाद उसको रिप्लेस करके ये आ गए जो प्रो ईरानियन है। मलेशिया बहुत पावरफुल बन गया ग्रुप है, इसको ईरान की पूरी सपोर्ट है। ईरान ने हमास को भी सपोर्ट किया है, हालाँकि वो कहते हैं कि हमने मॉरल एंड मटेरियल किया है। वैसे सपोर्ट करने का सवाल नहीं होता, क्योंकि 17 साल से ही अ, इज़राइल ने जो गाज़ा पट्टी है जहाँ पे हमास शक्तिशाली हमास बेस है, उसको ब्लॉक कर रखा, ब्लॉकेड है उसका पूरे एरिया का, तो कोई सामान बाहर से नहीं जा सकता। फिर उसके अलावा ये भी है कि उन्हीं ने इराक में शिया मिलिशिया बनी, उनको सपोर्ट हासिल है। हूती रेबल्स को यमन के अंदर ईरान की सपोर्ट हासिल है, और फिर उसके अलावा सीरिया में भी कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको इज़राइल का कहना ये है कि ये रिंग ऑफ फायर है उसके चारों तरफ, और ये है कि ये जो है इसका जो स्नेक है उसका हेड जो है वो ईरान में है। तो यानी ये, और ये सारे ग्रुप जितने भी हैं वो अमेरिका पॉलिसी के खिलाफ है। इराक में जो शिया मलेशिया है वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को नहीं बनने देता, उसके ऊपर ये चार्ज है और अमेरिका के खिलाफ है। फिर उसके अलावा जो है हिजबुल्लाह भी अमेरिका के खिलाफ है यमन लेबनान में, और इसराइल के भी खिलाफ है, बराबर कन्फ्रंटेशन भी उनसे होता रहता है। इसी तरह यमन में हूती रेबल हैं, सीरिया में। इसराइल का मानना ये है कि इन सबको इसको हटाना है, और दूसरी बात ये कि जो सबसे पावरफुल नेशन है बन गया है वहाँ पे, जो कि इसराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को भी किसी हद तक चैलेंज करने लगा है, वो है ईरान। तो ईरान को उसको कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम उनका ध्वस्त करेंगे। अब ये जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये कि वो कमिटेड है। उनका कहना ये है कि अगर अमेरिका ने नहीं सपोर्ट की तो हम करें। लेकिन फिलहाल अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान को घेर रखा है। उसने काफ़ी आर्मडा और नेवल प्रेज़ेंस और सैन्य प्रेज़ेंस भी बहरीन में, और जो 6th जनरेशन के जो फाइटर प्लेन्स हैं, बॉम्बर्स, उनको कतर में डिप्लॉय कर दिया है, भेज दिया है। इस तरह से पूरी तैयारी है चारों तरफ से, और इज़राइल को भी जब ख़ास तौर से इधर और बढ़ा दिया है जब से इज़राइल का हमास में ऑपरेशन चल रहा है। तो इस तरह से ये चारों तरफ से ईरान को, लोगों का मानना ये है कि अभी हमास से है, फिर उसके बाद उससे भी लड़ाई हो सकती है। हिजबुल्लाह नेक्स्ट टारगेट है। जैसे कि इज़राइल का मानना ये है कि वो किसी इन सारे ग्रुप्स को टॉलरेट नहीं करेगा, और इज़राइल की को भी वो ईरान को भी वो हरगिज़ आगे नहीं बढ़ने देगा, ना उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम। हालाँकि ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम जो है वो पीसफुल है, और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्हीं ने तो यहाँ तक कहा है कि न्यूक्लियर वेपन जो है ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये विनाशकारी है, और ये वेपन का इस्लाम के अंदर कोई जगह नहीं है, नहीं बनाया यूज़ किया जा सकता, ना बनाया जा सकता है। लेकिन इज़राइल ऐसा नहीं मानता, और पश्चिमी देश भी नहीं मानते। दूसरी तरफ ये भी है कि जो ये जो पूरा ईरान के चलते हुए एक, और फिर हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ समय से बड़े मेजर ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। अमेरिकन इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में भी डिक्लाइन हो रहा है। सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करने लगा, उसने अपने संबंध वहाँ से बना लिए। रशिया से भी हैं, और फिर उसके अलावा चाइना से भी हैं, और वो लोकल करेंसी में ट्रेड भी करने लगा, और ये सब एक बड़ी समस्या है। और अगर ऐसा ट्रेडिंग अगर वो लोकल करेंसीज में करेगा, जैसे कि युआन से में और रियाल में कर रहा है सब, वहाँ चाइना में और इंडिया से अगर वो करता है रूपी और रियाल में, तो ये इससे तो डॉलर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। डॉलर के इंटरनेशनल करेंसी वीक हो जाती है, क्योंकि पेट्रो डॉलर से उसको बहुत फर्क होता है। हम कभी और बात करेंगे इस पे विस्तारपूर्वक कि एक अलग सेक्शन। दूसरी तरफ ये भी है
कि अमेरिका का एक डिसीजन है, वो डिसीजन ये है कि वो ये जो सेंचुरी है 21st सेंचुरी, उनका मानना ये है कि ये अमेरिकन सेंचुरी, और वो ये कहते हैं कि इस सेंचुरी में हम किसी भी दूसरी बड़ी शक्ति को इमर्ज नहीं होने देंगे, अपने बराबर नहीं आने देंगे, और ये भी है कि वो चाहे हर तरीका वो इस्तेमाल करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि अमेरिकन सेंचुरी जो है, इसके मेंटेन करने के लिए उनका ग्रेटर कंट्रोल और ऑयल रिसोर्सेज होना चाहिए इस क्षेत्र के और दूसरी जगहों के तमाम, ताकि वो तेल को वो एज ए वेपन भी इस्तेमाल करें दूसरे कंट्रीज में सैंक्शन लगा के। मगर इसमें रोड़ा ईरान की तरफ से आ रहा है, फिर सऊदी अरेबिया भी अब नई बातें करने लगा है, आज़ाद डिपेंडेंस अपनी कम कर रहा है, इन्फ्लुएंस अमेरिका का कम हो रहा है। अमेरिका ये जो है मसले को डिप्लोमेसी से नहीं हल हो सकता, इसीलिए ये एक ऐसी चीज है जिसके वार ही युद्ध ही के माध्यम से हो सकता है। इजराइल जो है इसी काम को कर रहा है, एक अभी हमास से लड़ रहा है, फिर उसके बाद ये जितने मिलिशिया ग्रुप हैं ईरान बैक्ड उनसे, और ईरान से कन्फ्रंट बात कर रहे हैं। अमेरिका ने जो अपना युद्ध पोत, जिसको हम जंगी बेड़ा कहते हैं, चारों तरफ डिप्लॉय कर रखा है, ताकि अगर इजराइल पे कोई बात आती है तो वो उसकी मदद में लड़ भी सकता है उसके पक्ष से। पश्चिमी देशों का भी यही मानना है। अब ये देखना है कि ईरान के ऊपर हालांकि इन्हीं ने काफी सैंक्शंस लगाए, रिजीम चेंज की इनकी पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी रिजीम चेंज की हर उस कंट्री पे है जो मुल्क जो है अमेरिका की पॉलिसी को विरोध करता है। रिजीम चेंज वो रशिया में भी चाहते हैं, चाइना में भी चाहते हैं, ईरान में भी चाहते हैं, वेनेजुएला में भी चाहते हैं, क्यूबा में भी चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया में भी चाहते हैं, मगर अभी तक उन्हें कहीं कामयाबी नहीं मिली। इजराइल का कहना यह है कि वो इनकी मदद इस क्षेत्र में तो कर सकता है और करने पे तैयार है। एक बड़ी जंग जो चल रही है इस समय, इसके बदले में इजराइल को वो कहते हैं कि इजराइल चाहता है कि उसके बदले में उसको अमेरिका और पश्चिमी देश अलाउ करें कि वो ग्रेटर इजराइल बना सके, यानी अपने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और जो ईस्ट जेरूसलम है उसको एनेक्स कर लें। और ये बातें जो नई गवर्नमेंट इस समय बहुत फार राइट है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट जिनको कहा जाता है, जो कि काफी मिलिटेंट भी नजर आते हैं, जो इस समय गवर्नमेंट है नेतन्याहू की, उसका कहना ये है कि वो वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को, जो कि उसका मानना ये है कि ये बिब्लिकल लैंड है, 4,000 साल पहले यहाँ पे इजरायली इस्तेमाल यूज रूल करते थे, वो रहते थे यहाँ पे, जिनको बाबिलोनियन ने, फिर उसके बाद रोमन्स ने और बहुत से और दूसरे लोगों ने यहाँ से विस्थापित किया, हटाया, और दूसरे लोग आके बस गए और अब आ गए। अब वो वापस वहाँ पे दोबारा से आ रहे हैं, अमेरिका यूरोप की मदद से वो वापस आ गए, इजराइल का गठन हो गया। अब वो बाकी टेरिटरीज भी लेना चाहता है, यानी पैलेस्टाइन वहाँ पे नहीं रहेगा, ये उसका मानना है। दूसरी चीज ये भी है कि उनको ग्रेटर इजराइल बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि अमेरिका को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि नए नए प्रपोजल्स भी दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि इनको हम सिनाई में, जो गाजा स्ट्रिप वाले हैं, उनको उधर सिनाई में एक कोई सिटी बना के वहां सेटल कर दिया जाए डिजर्ट में, फिर उसके अलावा वेस्ट बैंक को जॉर्डन में डाल दिया जाए, फिर उसके बाद मतलब इन लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए। कुछ इजरायली का कहना ये है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन कम है, ये चले जाएंगे तो सस्ता लेबर नहीं मिलेगा, तो इसलिए इनकी इसको भी रखना चाहिए। लेकिन अभी जो गजा में हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो पैलेस्टीनियन को अलाउ करेंगे वहाँ पे। कर पाएंगे या नहीं, इतनी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि उनकी जो चाहत है, जो उनका वो है, वो यही है, और इसके ऊपर वो लगातार काम भी कर रहे हैं। गाजा में भी उनकी पॉलिसी यही है कि या तो आप यहाँ रहिए, यहाँ रहने से युद्ध चल रहा है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, और 7,000 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं और भी मरने की आशंका है, तो इसलिए आप ये उनके पास अल्टीमेटली ये ऑप्शन होगा कि आप बाहर जाइए। हालांकि इजिप्ट उनको आने से रोक रहा है। इजिप्ट का मानना ये, अगर ये वापस आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं वहां वापस। अरबों का भी यही मानना है, फिलिस्तीनी भी यही चाहते हैं, मगर अगर वहां रहेंगे तो वहां जीवित रहना भी मुश्किल होता जा रहा है।
ये एक बड़ी समस्या है उनके सामने। क्या होगा वो जल्दी ही हमको पता चलेगा कुछ समय में। ग्राउंड ऑपरेशन इज़राइल वहाँ पे शुरू करने वाला है। अब ये है कि ये जंग यहाँ नहीं खत्म होगी बल्कि ईरान में खत्म होगी आके, ऐसा इंप्रेशन हमको दिया गया है और तैयारी भी उसके हिसाब से है। दूसरी तरफ ये है कि अरब पब्लिक ओपिनियन बहुत खराब है इस समय। हर शहर में डेमोंस्ट्रेशन हो रहे हैं पैलेस्टीनियंस को लेके, और इतना ज़्यादा ओपिनियन बदल गई है कि जो जॉर्डन और इजिप्ट ये बहुत ही प्रो अमेरिकन देश हैं, जिनको कि अमेरिका से एड भी मिलती है, इकोनॉमिक, मिलिट्री, हर तरह की। वहाँ पे इतने डेमोंस्ट्रेशन हो रहे हैं और इतना माहौल ऐसा है कि बाइडेन साहब जब इज़राइल आए थे तो वो मिलना चाहते थे जॉर्डन में जाके प्रेसिडेंट सीसी जो इजिप्ट के हैं उनसे, अ, और और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जो चेयरमैन है महमूद अब्बास है, लेकिन तीनों ने मिलने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल हो गई है। उनको बगैर मिले वापस जाना पड़ा। ये भी संभव है, ये एक ऐसी स्थिति है इस वक़्त, कुछ कहना मुश्किल है। जंग अगर फैलती है तो ईरान ऑयल सप्लाईज़ डिस्टर्ब कर सकता है, उससे ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस थिंक ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत वीक है, क्या होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो जंग है ये सऊदी अरेबिया को भी एक संकेत है कि आपको अपनी पॉलिसी को बदलना होगा और वापस जो पुरानी पॉलिसी है उस पे आना पड़ेगा। अभी तक वहाँ के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं और डिफेक्टिव रूलर भी कहा जाता है जिनको, वो अभी तक तो रेसिस्ट कर, लेकिन अभी उनकी एक दिन पहले कल उनकी जो है यूएई के प्रेसिडेंट से भी बात हुई। क्या तय हुआ ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उनका प्रेशर ईरान पे है कि वो इस जंग को आगे ना बढ़ाए, कोई ऐसा स्टेप न ले कि जिससे जंग फैल जाए। अगर जंग फैलेगी तो उस क्षेत्र में आएगा और फिर उसका असर सीधा सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन देशों पे भी पड़ेगा। तो अरब देश नहीं चाहते कि ईरान इस समय इन्वॉल्व हो इस जंग। दूसरी बात ये भी है कि दोनों तरफ काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। अमेरिका में इस वक़्त नियोकॉन का वर्चस्व है, जो पिछले 15 साल से अ, है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में है, लिबरल्स में भी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी में भी हैं और दूसरी जीओपी जो है उसमें भी है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी, ट्रम्प स्वयं उनको रिप्रेज़ेंट करते थे। अमेरिका में भी फार राइट ग्रुप जो है इस समय बहुत पावरफुल है और एस्टेब्लिशमेंट में की भी है, वो चाहता है कि ये मसले हल होना चाहिए। इसलिए इज़राइल को पूरी सपोर्ट है। इज़राइल को हर तरह की मदद उन्होंने मुहैया कर रखी। इज़राइल जो है वो उनका नॉन नेटो मोस्ट ट्रस्टेड एलाई का स्टेटस है, उसको उसकी एक्सेस है हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर, वेपन सिस्टम्स के ऊपर उनके, और वो जॉइंटली दोनों प्रोड्यूस भी करते हैं, बेचते भी हैं और इज़राइल अनलिमिटेड सामान भी सप्लाई करता है, सेल एक्सपोर्ट करता है अमेरिका और पश्चिमी देशों को। और इज़राइल के साथ जो इज़राइल उनका एक इम्पोर्टेंट एलाई है जो इस क्षेत्र में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आज के इस एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे। आने वाले समय में हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया और अरब देशों का क्या रुझान है, क्या रिस्पॉन्स है इस पूरे क्राइसिस को लेके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय निकाल के इस वीडियो को देखने का। हम आशा करते हैं कि आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और दूसरा ये भी है कि अगर आपको पसंद आया तो इसको आगे भी बढ़ाने का कष्ट करें। धन्यवाद।